नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने महत्वपूर्ण खनिजों की अत्यधिक चुनौतियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम मुक्त करने के महत्व पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतरश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों से निपटने में भारत के नेतृत्व की सराहना की। रूस और अमेरिका के बीच नई रणनीतिक हथियार कटौती संधि समाप्त, वैश्विक सुरक्षा चिंताएं बढ़ी। बांग्लादेश में चुनावी हेरफेर के आरोप और तीखी राजनीतिक बयानबाजी जारी और भारत ने जिम्बाब्वे के हरारे में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुर्लभ खनिजों से संबंधित चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला को जोखिम रहित करने के महत्व पर जोर दिया है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्री ने कल रात वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। डॉक्टर जयशंकर ने दुर्लभ खनिजों पर फोर्स पहल के लिए भारत का समर्थन भी व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुर्लभ खनिजों के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा के महत्व पर बल दिया था। उन्होंने सहयोगी देशों से न केवल अतीत की नीतिगत गलतियों को सुधारने बल्कि आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता तथा वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रतिभा और नवाचार को एकजुट करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले एआई की चुनौतियों से निपटने में भारत की अग्रणी भूमिका की सराहना की है। उन्होंने शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत की प्रशंसा की है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 100 से अधिक देशों के 35,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 500 से अधिक स्टार्टअप भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की प्रस्तावित सदस्यता का भी अनावरण किया, जो एआई विकास का आकलन करने, वैश्विक संवाद को बढ़ावा देने और आधिकारिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गठित 40 सदस्यीय विशेषज्ञ निकाय है। अमेरिका और रूस के बीच नई रणनीतिक हथियार कटौती संधि की समय सीमा कल खत्म हो गई। इससे वैश्विक सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। 2010 में हस्ताक्षरित और 2026 तक विस्तारित इस संधि के तहत तैनात परमाणु हथियारों और रणनीतिक वितरण प्रणालियों को सीमित किया गया था। ये संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई, जिसकी मूल वैधता अवधि 10 साल थी और बाद में इसे 5 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने इस समाप्ति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर बताया है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता शुक्रवार को ओमान में शुरू होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कल ये घोषणा की। ये घोषणा वार्ता के प्रारूप और स्थान में बदलाव को लेकर उत्पन्न हो रही समस्याओं के बाद हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने वार्ता के प्रति अपना समर्थन जताया और विदेश मंत्री को निष्पक्ष और न्याय संगत वार्ता करने का निर्देश भी दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि कूटनीति जटिल है क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता के पास अंतिम अधिकार है। उन्होंने कहा कि श्री ट्रंप की प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है। अमेरिका में रेयान राउत को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। राउत ने वर्ष 2024 के अमेरिकी चुनाव से कुछ सप्ताह पहले इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया था। वर्ष 2024 में ट्रंप पर यह दूसरा जानलेवा हमला था। इससे पहले पेंसिल्वेनिया की एक रैली में गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और ट्रंप घायल हो गए थे। नाइजीरिया में मंगलवार को पश्चिमी क्वारा के 2 गांव वोरो और नुकू में सशस्त्र चरमपंथियों ने हमला किया। हमले में लगभग 162 लोगों के मारे जाने की खबर है। विश्व दर्पण समाचार
आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं पर धांधली के आरोपों और राजनैतिक बयानबाजी को लेकर नाटकीय मोड़ पर आ गया है। मदारीपुर में अवामी लीग के लगभग 20 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीएनपी उम्मीदवार नादिरा अख्तर के लिए खुलेआम प्रचार किया। इनमें से कई अपनी पार्टी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद से छिप रहे थे। बीएनपी के संयुक्त महासचिव शाहिद उद्दीन चौधरी अनी ने चुनाव में गड़बड़ियों की साजिश का आरोप लगाते हुए फर्जी मतपत्र छापने का भी आरोप लगाया है। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के अमीर सैयद मोहम्मद रजाउल करीम ने अमरीकी दूतावास के साथ बैठकों के बीच जमात इस्लामी के नेताओं पर अपनी पार्टी को चरमपंथी के तौर पर पेश करने का आरोप लगाया है। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव में सुरक्षा मजबूत करने के लिए देश भर में हजारों सैनिकों की तैनाती शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट। पिछले वर्ष जेनजी के विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार सैनिकों की तैनाती की जा रही है। प्रदर्शनों से केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। नेपाली सेना की प्रवक्ता ने बताया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने के लिए सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने चुनाव के लिए सेना तैनात करने की सरकार की सिफारिश को मंजूरी दे दी थी। चुनाव में सुरक्षा के उद्देश्य से देश भर में करीब 80,000 सैनिकों सहित 3,40,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षाकर्मी 165 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 10,800 मतदान केंद्रों तथा करीब 23,100 मतदान बूथों पर सुरक्षा प्रदान करेंगे। विश्व दर्पण के लिए मैं आकर्षिता सिंह। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस वर्ष के अपने अंशदान $35.18 मिलियन की बकाया राशि का यथा समय भुगतान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीवन डुजारिक ने बताया कि इससे भारत संयुक्त राष्ट्र सम्मान सूची में शामिल हो गया है। पिछले वर्ष अमेरिका द्वारा अंशदान न दिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र वित्तीय संकट से जूझ रहा है। विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के इस आयोजन में 2000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि यह आयोजन व्यापार, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और पर्यटन के रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित होगा। मंत्रालय ने कहा कि शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी के रूप में पहली बार प्लास्ट इंडिया की परिकल्पना की गई है। इस वैश्विक प्रदर्शनी का विषय भारत नेक्स्ट है, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि युवाओं, नवाचारों और स्टार्टअप्स के लिए एक समर्पित स्थान तैयार किया जाएगा, जहां टिकाऊ प्लास्टिक समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा और उनको मान्यता दी जाएगी। प्रदर्शनी 10 फरवरी तक चलेगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आज सुबह चेन्नई पहुंचे। वे 7 फरवरी को मुंबई जाएंगे और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि श्री हर्मिनी नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। अंडर 19 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल जिम्बाब्वे के हरारे में भारत का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग के फाइनल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने महत्वपूर्ण खनिजों की अत्यधिक चुनौतियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम मुक्त करने के महत्व पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतरश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों से निपटने में भारत के नेतृत्व की सराहना की और भारत ने जिम्बाब्वे के हरारे में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही समाचार दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।